स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। हसदेव अरण्य को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। दरअसल 3 महीने से ज्यादा समय से स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी जंगल में पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने खदानों के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसका विरोध हो रहा है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे टीएस सिंहदेव ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया और ऐसा करते हुए पेड़ों की कटाई का विरोध किया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का समर्थन कर रही है और राज्य सरकार पर हमला कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हसदेव पर सियासी तकरार क्यों है? पेड़ कटे तो हाथी कहां जाएंगे? बांगो बांध पर क्या कोई असर पड़ेगा? खनन से पर्यावरण पर कितना असर होगा? हसदेव के पास रहने वाले कहां जाएंगे? ऐसे ही कई और बड़े सवाल हैं जिनका आज इस चर्चा में जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में ग्रामीण खदानों के विस्तार के लिए पेड़ काटने का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य में इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। दरअसल कोल ब्लॉक विस्तार के लिए केंद्र सरकार अनुमति देती है, फिर राज्य सरकार की अनुमति के बाद उस पर काम शुरू होता है। आइए अब हसदेव विवाद पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल ब्लॉक विस्तार को मंजूरी दी। परसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक का विस्तार होगा। जंगलों को काटकर खदानों का विस्तार किया जाएगा। स्थानीय और आदिवासी विस्तार का विरोध कर रहे हैं। माइनिंग के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध हो रहा है। हसदेव को बचाने के लिए 96 दिनों से ग्रामीण धरना दे रहे हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक 85,000 पेड़ काटे जाएंगे। पर्यावरणविद के मुताबिक 2 से 4.5 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों के समर्थन में टीएस सिंहदेव पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर विरोध कर रहे लोगों पर गोली चली तो पहली गोली मुझ पर चलेगी। इस पर भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव का समर्थन करते हुए कहा कि अगर बाबा साहब नहीं चाहते कि एक पेड़ भी कटे तो पेड़ क्या एक डाल भी नहीं कटेगी। बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पे चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। पेड़ों की कटाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जेब भरने की चिंता है, न कि वनवासियों और स्थानीय लोगों की। हम वनवासियों से मिले, आदिवासियों से मिले, प्रभावित लोगों से मिले, आंदोलनकारियों से मिले, आंदोलन स्थल पर गए, जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं वहां पर हम गए। छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है आज वो छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना बंद करें। दरअसल केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार क्लियरेंस देती है और फिर उसके बाद खदान के काम को किसी कंपनी को सौंप दिया जाता है। लेकिन राज्य में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हैं। ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे। भले ही पेड़ों की कटाई पर सियासत हो रही हो, लेकिन हकीकत तो सभी जानते हैं कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण के साथ वन्य जीवों पर भी बड़ा खतरा साबित होगा। हसदेव में बड़ी संख्या वनस्पतियों, वन्य जीवों के साथ ही कई हजार आदिवासियों का घर भी है। ऐसे में सियासत के बजाय इसका कोई ठोस समाधान निकाला जाना चाहिए। लेकिन जब केंद्र से क्लियरेंस मिला तो बीजेपी ने केंद्र से बात नहीं की, तो वहीं दूसरी तरफ जब राज्य सरकार ने मंजूरी दी तो टीएस सिंहदेव या कांग्रेस नेताओं ने इस पर बात क्यों नहीं की? ऐसे में समाधान निकालने के बजाय इस गंभीर मामले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। हालांकि अब यह तो वक्त ही बताएगा कि आंदोलन को बंद करवाने के लिए सरकारें क्या करती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ बीजेपी नेता के एस चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो जिस तरह से एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर हसदेव अरण्य को यहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं, कितना बड़ा नुकसान होगा। के शर्मा जी, क्योंकि लगातार अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, कोई भी एक हल निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ के एस चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। के एस चौहान जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन कोई ठोस हल, कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। आखिर इस मामले पर राजनीति होनी चाहिए या हल निकलना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल हल का कोई विकल्प ही नहीं होता है कीतू जी। बिल्कुल हल निकलना चाहिए और हल यही निकलना चाहिए जो वहां के रिहायशी, जो 15 से 20 गांव पूरी तरह खराब हो रहे हैं, पूरी तरह उजड़ रहे हैं, और 10 से 15 गांव आंशिक रूप से उजड़ रहे हैं। 1,70,000 हेक्टेयर का मामला है और यहाँ पर लगभग 2 लाख जो वन के पेड़ काटे जाएंगे, उनको बचाना और उनको प्राकृतिक रूप से उसको संरक्षित करना, ये पहले से ही तय था। एक्चुअली वो नो गो एरिया घोषित है। नो गो एरिया वो होता है जो जहां पर वन विभाग की एक टीम गठित की जाती है, उसको संरक्षित किया जाता है कि आगे प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति के लिए वो अपने इसे सुरक्षित रखे। हसदेव गांव जो बसा हुआ है, वहां पर लगभग पूरे जो छत्तीसगढ़ है वहां का 10% जो कोयला है वो वहां पर, और हसदेव एक नदी जाती है, उसके नाम से हसदेव रखा गया है। अब मैं आ जाता हूं कि ये क्यों हो रहा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण। आज जब 3 साल से ये चीजें लंबित थी और 3 महीनों में आपने क्यों कर दी, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है, उससे और कुछ भी नहीं। जो आज जो केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर दिए और एनओसी देता है राज्य सरकार जी। राज्य सरकार अगर एनओसी ना दे, आप किसी के पास मान लीजिए कि एप्लीकेशन लेके गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप के एस चौहान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर सवाल तो उठ रहा है कि आखिर जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उन्होंने यहाँ पर ये परमिशन दी ही क्यों? क्योंकि लगातार कांग्रेस तो यही सवाल पूछ रही है। मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी के पास एप्लीकेशन लेके गए, उनसे साइन करवाना है आपको, आप बिल्डिंग परमिशन लेने गए हैं, मान लीजिए आप बोलेंगे कि मेरे को इस जगह में बिल्डिंग बनानी है जी। अब बिल्डिंग बनानी है वो सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, वहां पर किसी को खतरा नहीं है, उसके हिसाब से सब देख के अधिकारी उसमें साइन करता है और उसको एनओसी देता है जी। ये जो अलॉट किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा अलॉट किया जाता है, पूरे भारत में किया जाता है। अब बात कहां आती है कि उसमें एक कणिका है, जो एनओसी है उसमें एक कणिका है कि अगर आपको उचित लगे तब आप इसमें एनओसी दीजिए जी। अगर आपका वहां पर पूरी सभी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर वो सही है, अगर आपके छत्तीसगढ़ के हित में है या कोई भी राज्य के हित में है, उसमें एक कणिका लिखी हुई है, तो आप इसको अनुमति दे सकते हैं जी। तो आपने 3 महीने में अनुमति क्यों दी? दूसरी बात, कहां अनुमति दी है? जगह दिया, कोई दफ्तर में बैठ के अनुमति नहीं दी है जी। कोई एनओसी नहीं दी है। कहां दी है? उदयपुर में एक रेस्ट हाउस में रात को, जो ऑफिशियल टाइम नहीं है, रात को बैठ के वहां पर अनुमति दी गई है। इसका पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे मेन कारण ये है कि जो अशोक गहलोत जी हैं, जिनको हमारे मुख्यमंत्री जी अपना बड़ा भाई मानते हैं, और उनके जरिए सोनिया गांधी जी के मामले में गया और सोनिया गांधी जी ने इनको रिकमेंड किया होगा। तो सभी चीजें वहां पर बैठ के हुई हैं। मतलब कि लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ पर आप अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, यही माना जाए। हमारे साथ प्रथमेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। प्रथमेश जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से हसदेव अरण्य को काटने की बात कही जा रही है, अगर ऐसा होता है तो कितना नुकसान है पर्यावरण के लिए?
जंगल कटने से क्या नुकसान होगा ये तो आज बच्चा बच्चा जानता है। इसके लिए कोई किसी को कोई रॉकेट साइंस या कहीं से पढ़ के आने की जरूरत नहीं। मैं जो जानता हूँ, मैं बिलासपुर में बैठा हूँ। बिलासपुर में भूमिगत जल स्रोत जो है वो जंगलों से आता है जी। हसदेव के जंगलों, अचानक मार के जंगलों, जब वो पानी वहाँ पे बरसात के पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जमीन के नीचे भेजते हैं, तब से भूमिगत जल स्रोत हमारा जो बढ़ता है, उसी से हमारे पूरे बिलासपुर शहर के पीने का पानी मिलता है, बिलासपुर शहर के उद्योगों को पानी मिलता है, आसपास के जितने खेतों में बोरिंग से सिंचाई होती है उसको पानी मिलता है। जंगल कट जाएंगे तो जमीन के नीचे पानी जाने का स्रोत खत्म हो जाएगा। इन क्षेत्रों में खाली बिलासपुर नहीं, जांजगीर, चांपा, कटघोरा, अंबिकापुर, सरगुजा, कोरबा, इन सब जगहों पर भूमिगत जल स्रोत का भयावह संकट उपस्थित हो जाएगा आने वाले 10-15 सालों में। ये इसको सबको पर्यावरण का सबसे बड़ा नुकसान है। पानी नहीं रहेगा तो सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, पानी नहीं रहने से। ये गंभीर चेतावनी है। आज सिर्फ प्रभावित जंगल के आदिवासी नहीं है, प्रभावित लोगों में हम लोग भी हैं, आम नागरिक भी प्रभावित है। इसलिए ये जो आरोप लगाते हैं कि राजनीति कर रहे हैं बिलासपुर में बैठे लोग, राजनीति इन लोग कर रहे हैं। राजनीति अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग को समझना चाहिए। उसको शब्द का मैं उच्चारण नहीं करना चाहता, चाहे भाजपा के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो। इसने बांट दिया, इसने अलॉट कर दिया, उसने अनुमति दे दी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का पब्लिक के लिए कोई नहीं सोच रहा है। आने वाले पर्यावरण, इनके बच्चे भी यही रहेंगे जो गंभीर संकट को झेलेंगे। बिलासपुर शहर की अमृत मिशन योजना जो सतही जल के लिए कूटा घाट से पानी आएगा, जिसमें और वह 300-400 करोड़ की योजना बनी है। पाइपलाइन बिछ चुकी है, कूटा घाट से पाइपलाइन डल चुकी है, बिरकोना में फिल्ट्रेशन प्लांट बन चुका है जी। कूटा घाट में सिर्फ 3 महीने का पानी है बिलासपुर शहर को पिलाने के लिए। इन लोग हसदेव अरण्य से निकलने वाली इतनी समस्याएं होने के बाद भी राज्य सरकार नहीं समझ रही है। प्रथमेश जी, क्या इसके पीछे आप क्या समझते हैं? जी, इन लोग नहीं समझते हैं। आज कुछ बयान देते हैं, कल कुछ बयान देते हैं। 18 के इनके बयान सुन लीजिए, भूपेश बघेल के ट्विटर सब लिखे हुए हैं। अभी इनने जो बयान दिया, क्या बयान दे रहे हैं? जिसको बिजली नहीं चाहिए, देश तय करेगा बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, आंदोलनकारी अपने घर की बिजली बंद करें, ये कोई बात है? ये बात करने का तरीका है? आप बताएं। जी, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से नेता अनिल सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत इंतजार था क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, जवाब सिर्फ आपके पास ही हैं। जिस तरह से हसदेव अरण्य को लेकर यहाँ कटाई की बात कही जा रही है और कोल आवंटन यहाँ पर किया जा रहा है, माइनिंग होगी, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन क्या कोई यहाँ के लोगों के लिए नहीं सोच रहा? क्या वन्य जीवों के लिए नहीं सोच रहा? देखिए, मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा आपके चैनल से, आपसे कि और सभी मेहमानों से कि मैं विलम्ब से जुड़ पाया कुछ तकनीकी कारणों से। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, राज्य और केंद्र सरकार के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, और आज बिजली का संकट जो देश में है वो सर्वविदित है। किस तरह से 600 सुपर ट्रेनें बंद की गई, किस तरह से बिजली की आपूर्ति पूरे देश में होती रहे, उसके लिए पूरी सरकारें एकजुट हैं, राज्य हो चाहे केंद्र की सरकारें। तो देखिए, हसदेव अरण्य योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं मानता हूं कि प्रकृति के जो देन है, जो हमारे वृक्ष हैं, उनका कुछ उनको काटना पड़ रहा है, उनका दोहन हो रहा है। कुछ नहीं है, 85,000 वृक्ष कटेंगे अनिल जी। उसमें 85,000 जहां भी नदी गई है या जहां ऐसी देखिए, मैं नहीं जानता आपके पास ये आंकड़े किस तरह हैं, लेकिन मेरी जो बेहतर जानकारी है मेरे स्तर की, उसमें मुझे 85,000 पेड़ों की जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में 8 से 10,000 पेड़ों की कटाई होगी और उतने ही पेड़ वो कंपनी लगा कर देगी। और देखिए, जैसे विकास आवश्यक है उसी तरह प्रकृति से संतुलन आवश्यक है। किसी भी मुद्दे को ज्यादा सेंसेशन बनाकर, ज्यादा सेंसिटिव बनाकर, ज्यादा लोगों के बीच उसका गलत रूप दिखाकर उतनी ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि नहीं, तो जो आदिवासी यहाँ पर रह रहे हैं, पूरे 96 दिनों से वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जी अनिल जी, 96 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के लोग बेहतर तरीके से उस माहौल को समझते हैं, उसके दुष्परिणामों को भी समझते हैं। तो आप कह रहे हैं संतुलन बनाने की कोशिश, इन लोगों को समझाया क्यों नहीं जा रहा फिर, अगर कोई संतुलन बन भी रहा है तो?
बिल्कुल समझाने का प्रयास चल रहा है। गीतू जी, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी वगैरह भी वहां पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं, आदिवासियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो इस आंदोलन से, कुछ लोग दिल से जुड़े हैं, कुछ लोग इस आंदोलन का राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसकी वजह से स्थिति बिगड़ जरूर रही है। लेकिन पूरा संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह आदिवासियों के, वहां के लोकल लोगों को संतुष्ट किया जाए, कैसे एक संतुलन बना के काम किया जाए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित करने के प्रयास किए गए हैं कि ये जो संतुलन बनाने का प्रयास हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बाधा है। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ वहां के लोकल लोगों को, प्रकृति के साथ कोई ज्यादा खिलवाड़ ना हो, और किस तरह से प्रकृति और विकास, जो अभी औद्योगिक विकास हो रहा है, ये बिजली का उत्पादन हो, दोनों के संतुलन के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। उसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। कहीं किसी बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सब हर तरफ से संतुलन बनाकर और सभी पक्षों को सुनकर, समझकर और आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। के.एस. चौहान जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी इन आंदोलनकारियों के समर्थन में है और बातचीत भी कर रही है, क्या वाकई संवेदनशील है राज्य सरकार? राज्य सरकार क्यों? क्योंकि इसके पीछे की कहानी, मेन जो कहानी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अनुसूची 5 के तहत, संविधान में अनुसूची 5 के तहत एक पेशा कानून है, जिसके तहत हमारे जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगभग 30% हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। और पूरे भारत में पेशा कानून लागू है, पूरे भारत में पेशा कानून लागू है। छत्तीसगढ़ में संशोधन करने के लिए इसे रोक के रखा हुआ है। क्यों रोक के रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही ये जंगल कटे, वैसे ही ये लोग पेशा कानून लागू कर देंगे। अगर पेशा कानून पहले लागू कर देंगे, जंगल काटने के पहले, तो पंचायत को इतना हक होता है, संविधान इतना हक देती है कि उसको रोक सकती है। एक छोटी आप आरा मशीन भी उनके पंचायत के अनुमति के बगैर नहीं लगा सकते। और वन विभाग ने पहले ही आरोप लगाया हुआ है कि हमारी जो प्रक्रिया है, उसके बगैर ही राज्य सरकार ने वहां पर ये एनओसी दे दी है, मंजूरी दे दी। ये सब सरासर एकदम झूठ है कि, और सरासर असंवैधानिक है काम जो राज्य सरकार ने किया है हुआ है। उन्होंने बोला कि हमने पंचायत में मीटिंग बिठाई थी, उसके बाद वहां पर जाके दिया गया एनओसी। तो वहां के लोगों ने बोला है कि हम तो उपस्थित नहीं थे। कुछ लोगों ने बोला कि हमारे वहां पर साइन नहीं थे। कुछ लोगों ने बोला कि हमारे तो जो पैतृक लोगों के साइन किए गए हैं वो तो गुजर चुके हैं, यहां तक की बात हुई है। और आपने फर्जी तरीके से यहाँ पर साइन लेके ये सब चीजें कर दी। और जो हमारे पत्रकार, हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि 85,000 पेड़ कटेंगे, उसको लगा दिया जाएगा। तो मैं आपको जानकारी आपकी दुरुस्त कर दूं कि वो जो वहां पर पेड़ लगे हुए हैं सराय के और साल के, वो 50 साल, 100 साल और 200 साल लगते हैं उसको। और वो प्राकृतिक ढंग से आगे आते हैं, उगते हैं और लगते हैं। आप उनको ले जाके 2 दिन में खड़ा नहीं कर देंगे। बिल्कुल, एक लंबा वक्त लगेगा भी एक पौधे को पेड़ बनने में। हमारे साथ के शर्मा भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, फिलहाल हसदेव अरण्य को लेकर पूरी राजनीति भी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन आदिवासियों के लिए, वन्य जीवों के लिए, जिनके लिए शायद एक बड़ा सहारा छिन जाएगा अगर यहाँ पर माइनिंग शुरू होती है। तो फिलहाल आदिवासी, पर्यावरण और छत्तीसगढ़ के हित में सभी दल आगे आ चुके हैं। भाजपा की बात करें, कांग्रेस के टीएस बाबा की बात करें, जो गोली तक खाने की बात कर रहे हैं, आप पार्टी, भाजपा, सभी इसके लिए आ चुके हैं। आप पार्टी ने भी सभी विधायकों को पत्र लिखा है। अभी कितनी बड़ी राजनीति हो रही है इसमें देखिए। फर्जी डायवर्सन की अनुमति ग्राम सभा में नहीं दी है, और ग्राम सभा की इस अनुमति के आधार पर ही आगे कार्यवाही राज्य सरकार ने अनुमति दे दी। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के 15 सूत्रीय जो इसमें बॉन्ड किया गया है, उसके आधार पर इसकी ये अनुमति
मिली है। तो मुझे कहना है कि जो 15 सूत्री है इसकी जानकारी आप ग्राम सभा को दीजिए और ग्राम सभा के फर्जी बैठक बुलाने की जगह में एक वहां के आधार कार्ड के साथ, जो टीएस बाबा बोल रहे हैं, आधार कार्ड लेके ग्रामीण वहां उपस्थित हो और इसमें डिसीजन करे, यदि आगे डिसीजन करना है, राजनीति आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। दूसरा चीज है, 2014 में एक बात आ रही है, कोल बेरिंग एक्ट के तहत इसकी ग्राम सभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये केंद्रीय मंत्री 2014 में बात आई, तो उससे पहले नो गो क्षेत्र घोषित किया गया था जयराम रमेश जी के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में पूरी देखें तो जब तक ग्राम सभा की बैठक पुनः बुलानी चाहिए और ग्रामीणों की अनुमति के आधार पे, जो टीएस बाबा को बोल रहे हैं कि जो ग्रामीण चाहेंगे वो मैं करूंगा, और मुख्यमंत्री कहते हैं जो टीएस बाबा बोलेंगे तभी पेड़ कटेगा, नहीं तो एक टहनी भी नहीं कटने दूंगा। भाजपा वाले कहते हैं राज्य सरकार छत्तीसगढ़ हित की बात करे, केंद्र पर आरोप मत लगाए। ये पूरी स्थिति में महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ग्राम सभा को बात करें, आदिवासी हित की बात करना है, वन को संरक्षण करना है। 841 हेक्टेयर में अब मुझे तो लगता है कि 5-6 हजार पेड़ बता रहे हैं, ये 2 लाख पेड़ की बात है। 85,000 पेड़ की बात 2010 में आई थी। अब जब इतने पेड़ और इतने पुराने पेड़ों को काटना है तो उसमें आप नई तकनीक ला सकते हैं क्या, बिना पेड़ और भूमि को नुकसान पहुंचाए अंदर से खदान बना करके उसको निकाल सकते हैं क्या, ये है। दूसरी चीज ये है कि आप कोल पर जो देश के आश्रित जो 70% बिजली जो कोल से उत्पन्न हो रहा है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। अन्य जल संयंत्र को लेकर के है, जैसे यहाँ भी बात आ रही है कि 12,000, आज ब्रिजमोहन जी ने कहा है कि 12,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन यहाँ पे हो सकता है। अभी 120 मेगावाट बांगो परियोजना से हो रहा है। तो इसको देखते हुए जो 17% देश की स्थिति है इसको हम कितना बढ़ा सकते हैं। सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, तो कुल मिलाकर के देश को राजनीति करने के बजाय इसमें गंभीरता से हल निकालना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अनिल जी, तो जिस तरह से यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने भी एक बयान दिया था कि क्योंकि जिस तरह से टीएस सिंहदेव अब आ चुके हैं समर्थन में आदिवासियों के लिए, उन्होंने कहा कि अगर गोली चलने की नौबत आई तो ऐसा होगा ही नहीं, जो चलाएगा उस पर ही चला दी जाएगी गोली। तो क्या माना जाए, एक टहनी भी नहीं कटेगी, जो बयान दिया है, अब कुछ राहत मानी जाए हसदेव अरण्य के लिए? देखिए, मैं आपको फिर से कहूंगा कि हसदेव अरण्य पर राज्य सरकार संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक राजनीतिक विषय उसको मिल गया है, क्योंकि आदिवासी सीटों पर यह शून्य की स्थिति में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में 27 आदिवासी विधायकों में पूरे 27 कांग्रेस के हैं। इसलिए इस मामले को अधिक सेंसिटिव करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय टीएस सिंहदेव जी ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे मंत्री और कांग्रेस के सभी विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभी इस मामले में संवेदनशील हैं। किसानों की बात सुनी जाएगी, आदिवासियों की बात सुनी जाएगी। केंद्र सरकार की एक योजना जो आई है हसदेव अरण्य के रूप में, उसको राज्य सरकार कैसे अच्छे से अच्छा इंप्लीमेंट कराए, प्रकृति का भी दोहन ना हो, जनता का भी कोई शोषण ना हो और जंगल भी सुरक्षित रहे, इसको लेकर राज्य सरकार गंभीर है और उस दिशा में सभी के आर्थिक सामाजिक सरोकार से इस विषय को हल किया जाएगा और हसदेव अरण्य योजना को पूरा किया जाएगा। कहीं गोलीबारी की कोई स्थिति नहीं है, कहीं किसी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी प्रकार के बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी लोगों की बात सुन रही है और संवेदनशीलता से माननीय मुख्यमंत्री जी इस मसले को क्या बीजेपी राजनीति कर रही है? जो भी अच्छा विकल्प होगा, जैसा कि माननीय विश्लेषक महोदय ने कहा कि कोई आधुनिक तरीका मिलेगा तो उस तरीके से उसका हल निकाला जाएगा। पास हमारे महामहिम और राज्यपाल चौहान साहब क्या बात करेंगे? सरगुजा से लेके बस्तर तक आदिवासियों ने इनको जीरो पे ला दिया है। ये बौखलाहट में कुछ भी बयान देते हैं, दूषित राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने के काम कर रही है। अनिल सिंह जी ये नहीं बोल पाए हैं कि इसको रोकना चाहिए, गलत है। सब पूरी जनता चिल्ला के बोल रही, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे आसपास के राज्यों की जनता, पूरे भारत की जनता चिल्ला के बोल रही है, सोशल मीडिया से पटा पड़ा है। आप नरेंद्र मोदी जी को संदेश करवाइए, अपने सारे सांसदों को संदेश करवाइए कि चौहान साहब, केंद्र की सरकार चाहे तो योजना आज ही बंद हो जाएगी। आपके सांसद चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? आपके नेता क्यों नहीं मिलते मोदी जी से? इस योजना को बंद कर देना चाहिए। राज्य सरकार कैसे चलाएगी इस योजना को? योजना तो आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से केंद्र में बैठी है, बंद करा दीजिए वहां से योजना को। अनर्गल प्रलाप करके छत्तीसगढ़ का माहौल मत बिगाड़िए। आपने क्यों दिया एनओसी? आपने क्यों दिया एनओसी? हम भवन निर्माण, आपके सांसद एक चिट्ठी नहीं लिख पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को हसदेव अरण्य योजना को बंद करने की। ये आपकी संवेदनशीलता है। छत्तीसगढ़ में किसानों का खून बहता है, आपके सांसद एक चिट्ठी नहीं लिखते। मोदी जी को बारदाने कम हो जाते हैं, आपके सांसद चिट्ठी नहीं लिखते। छत्तीसगढ़ के जीएसटी का हजारों करोड़ रुपए केंद्र
आपके सांसद चिट्ठी तक नहीं लिखते और आप बड़ी बड़ी बात आदिवासियों के हित में कर रहे हैं। यहाँ बातें करने से नहीं होता। 15 साल में आदिवासियों का जो शोषण आपने किया है उसके कारण आपको आदिवासियों ने जीरो पे ला दिया है। आज आप एक भी आदिवासी सीट पर आपका विधायक नहीं है, यही कारण है। ये झूठे घड़ियाली आंसू मत बहाइए केश चौहान साहब। अगर टीएससी बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि एक टहनी नहीं खुलेगी तो कटेगी, तो आप क्यों काट रहे हैं भाई? उनको तत्काल आप बंद कराने का ऑर्डर दीजिए। सबकी इसी में भाई सामाजिक सरोकार के साथ काम होगा। हमारे माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी सभी का कहना है कि जबरदस्ती एक टहनी नहीं काटी जाएगी। आप माहौल खराब करने का प्रयास मत करिए। अंबिकापुर और बस्तर में आप माहौल खराब करके एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। आप 23 में भी शून्य में ही रहेंगे आदिवासी सीटों पर केश चौहान साहब। कोई सीट नहीं बढ़ेगी इस तरह के प्रलाप में, सिर्फ इतना ही है क्योंकि आपकी कथनी और करनी का फर्क। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंभीर होना चाहिए वन्य प्राणियों के लिए, गंभीर होना चाहिए आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, और न जाने कितना इस अरण्य में न जाने कितना खजाना मौजूद है, उसके लिए गंभीर अगर सभी दल होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। खासतौर से राज्य सरकार को एक हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।